की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो है क्लास 12th के लिए, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। इससे पहले के टॉपिक्स ऑलरेडी मेरे चैनल पे आ चुके हैं, आप क्लास 12th की फिजिक्स की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, तो उससे पहले बात की गई है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स। माइकल फेराडे इंट्रोड्यूस्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ लाइन ऑफ फोर्स टू विजुअलाइज द नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या मैग्नेटिक फील्ड होता है, उसको विजुअलाइज करने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए, उसे देखने के लिए वो कैसा दिखता है, कैसे वर्क करता है, उसको विजुअलाइज करने के लिए माइकल फेराडे ने इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस कराया, जिसे बोला गया लाइन ऑफ फोर्स। क्या बोला गया? लाइन ऑफ फोर्स, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी बोल सकते हैं। लाइन ऑफ फोर्स नाम से समझ में आ रहा है कि एक लाइन है जहां फोर्स लगेगी। अब भाई चार्ज है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड का भी काम क्या होता है? फोर्स लगाना। तो चाहे बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, चाहे बोलो लाइन ऑफ फोर्स, कंफ्यूज मत होना, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। यहां लिख देता हूं मैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, लाइन ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड। जब भी मैं लाइन ऑफ फोर्स वर्ड यूज करूं और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यूज करूं तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट है या लाइन ऑफ फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो माइकल फेराडे ने इंट्रोड्यूस कराया। किस लिए इंट्रोड्यूस कराया? ताकि इसकी स्टडी आसान हो सके, हम विजुअलाइज कर सकें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, एन इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज। अब बात आती है कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होता क्या, उसे डिफाइन करने की बात आती है। तो यहां बोला गया है इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स मे बी डिफाइंड एज द कर्व along which a small positive charge would tend to move when free to do so in an electric field। यानी कि ध्यान से समझना, ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन में भी डिफाइंड एज, इनको डिफाइन किया गया है एज द कर्व along which a small positive charge। यानी ये कर्व की तरह होते हैं या लाइन की तरह होते हैं, along which the positive charge would tends to move when free to do so। यानी कि एक पॉजिटिव चार्ज को लो, ठीक है, उस पॉजिटिव चार्ज को फ्री छोड़ दो, अगर वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो जहां भी मूव करे और वो जो कर्व बनाए, जैसे पॉजिटिव चार्ज है, घूम के ऐसे आ गया या घूम के इधर चला गया, घूम के इधर चला गया, तो जहां भी ये मूव कर रहा है वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बन जाएगी। तो वही उन्होंने बोला, पॉजिटिव चार्ज वो टेंड्स टू मूव व्हेन फ्री टू डू सो इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यानी कि वहीं आपकी क्या होगी? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स होगी। क्लियर है ना? लाइन ऑफ फोर्स नाम से समझ में आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज उस पर लगेगी फोर्स, तो वो कहीं मूव करेगा, तो जहां मूव किया एक लाइन बन गई, तो लाइन ऑफ फोर्स, फोर्स लगी, मूव कर गया, टेंड्स टू मूव। तो एक तो डेफिनेशन ये हो गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन या लाइन ऑफ फोर्स क्या होता है। क्लियर है मेरे भाई? आगे इन्होंने बोला है एंड the tangent to which at any point gives the direction of the electric field at that point। यानी कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड में जो टेंजेंट ड्रॉ होगी वो बताएगी डायरेक्शन। अब बात आती है टेंजेंट ड्रॉ होगी, इसका मतलब क्या? इसको थोड़ा सा समझाता हूं, ध्यान से समझना। जैसे मान लो ये अपन का एक पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और यहां पर कोई एक बड़ा सा चार्ज है क्यों, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रोड्यूस हो रहा है। अब मान लो ये चार्ज इस तरफ गया, तो ये तो स्ट्रेट जा रहा है, ये तो स्ट्रेट जा रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन भी ये हो गई और डायरेक्शन भी यही हो गया। जिधर ये प्लस क्यू चार्ज मूव कर रहा है, क्योंकि मैंने माना ये भी पॉजिटिव है, आप क्या कहते हो? पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करता है? रिपेल। तो भाई जब प्लस क्यू चार्ज इस तरफ जाएगा, इस तरफ मूव करेगा, तो यही क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन होगा। लेकिन जो उन्होंने टेंजेंट वाली बात बोली है वो बात की है ये कर्व के लिए। मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे कर्व है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब ऐसे कर्व है और किसी पॉइंट पे आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन या लाइन ऑफ फोर्स का डायरेक्शन। तो कैसे निकालेंगे? उस पॉइंट पर टेंजेंट बना दो, उस पॉइंट पर टेंजेंट बना दो, तो उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो किसके अलोंग होगी? जो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। ठीक है, आगे बोला गया है द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट रियली एग्जिस्ट। यानी जो ये लाइन ऑफ फोर्स है ना, या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। इन्होंने तो इसके कॉन्सेप्ट को इसलिए बताया ताकि विजुअलाइज हो सके। माइकल फेराडे ने कॉन्सेप्ट जो बताया लाइन ऑफ फोर्स का, वो किस लिए बताया? ताकि विजुअलाइज हो सके। यानी कि ये इमेजिनरी लाइन है
दे आर इमेजिनरी कर्व्स या इमेजिनरी लाइन भी बोल सकते हैं। तो दीज लाइन्स आर इमेजिनरी कर्व्स। बिल्कुल क्लियर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में भी हमें क्या पता चला, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का दो बातें पता चली कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक्चुअल में है ही नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जैसा कोई भी एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, इमेजिनरी लाइन ऐसा हमें लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, लेकिन वहाँ एग्जैक्टली एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। क्यों पढ़ रहे हैं लेकिन, ताकि उसको विजुलाइज कर सके कि अच्छा यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है तो कैसा होगा, ज्यादा होगा कम होगा, ज्यादा होगा तो कैसे पता चलेगा, फील्ड लाइन बताएंगी, कम होगा तो कैसे पता चलेगा, फील्ड लाइन बताएंगी, सेम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड तो कैसे पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स बताएंगी। तो उसकी स्टडी करने के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइन्स के कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ रहा है। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नोट द लाइन ऑफ फोर्स आर इमेजिनरी कर्व। ये ध्यान रखनी है बात कि जो लाइन ऑफ फोर्स है या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो इमेजिनरी कर्व है, बट क्या याद रखना है, द फील्ड विच दे रिप्रेजेंट इज रियल। जो वो फील्ड को रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी है, पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इमेजिनरी नहीं है, वो तो रियल में एग्जिस्ट करता है। तो वही लिखा, द लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी कर्व बट द फील्ड विच दे रिप्रेजेंट इज रियल। बट वो जिस फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो कैसा है, रियल है, चाहे फिर वो स्ट्रांग हो, चाहे फिर वो वीक हो, चाहे फिर वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, आगे अब कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ऑफ फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। प्रॉपर्टीज ऑफ लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की क्या प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? वन बाय वन डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। नंबर 1, द लाइन ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूस स्मूथ विदाउट एनी ब्रेक। यानी कि जो ये लाइन ऑफ फोर्स हैं या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है। ऐसा नहीं बीच में ब्रेक, ऐसा नहीं है कि ऐसे लाइन शुरू हुई फिर बीच में ब्रेक हो गया, फिर ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, नहीं। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है तो पूरी चलेगी स्मूथ कॉन्टिन्यूस, ब्रेक नहीं होंगे बीच में कोई भी। कोई लाइन ऐसे जा रही है तो ऐसे ब्रेक कर करके नहीं जाएगी, बिल्कुल कैसे जाएगी, स्मूथ कंटिन्यूस जाएगी। पहली प्रॉपर्टी, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या द लाइन ऑफ फोर्स आर कॉन्टिन्यूस। फिर से बोल रहा हूं, लाइन ऑफ फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दोनों सेम बात डिनोट कर रहे हैं। तो द लाइन ऑफ फोर्स और कंटिन्यूस स्मूथ विदाउट एनी ब्रेक्स। क्लियर है? ठीक है। नंबर 2, द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। इस पॉइंट को बहुत अच्छे से याद रखना कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती हैं वो पॉजिटिव चार्ज से तो स्टार्ट होती है, यानी कि मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे दूर जाएंगी। कहाँ जाएंगी? इससे दूर जाएंगी। और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन उसके पास आएंगी। तो हम कह सकते हैं अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती है नेगेटिव में जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव से निकलती हैं नेगेटिव में जाती हैं। तो लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एट नेगेटिव चार्ज, दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट और याद रखना है कि वो स्टार्ट होती है पॉजिटिव से और एंड होती है नेगेटिव में। जैसे कि मान लो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ एंटर हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ एंटर हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई यहाँ एंटर हुई, लेकिन वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती। क्लोज्ड लूप नहीं बनाती इसका मतलब क्या है, इफ देयर इज अ, अगर वहां पे सिंगल चार्ज है, इफ देयर इज अ सिंगल चार्ज देन द लाइन ऑफ फोर्स विल स्टार्ट और एंड एट इंफिनिटी। कि मान लो वहां पर सिंगल चार्ज है, सिंगल चार्ज का मतलब है मान लो पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है यहां बना देता हूं, पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ कोई और चार्ज है ही नहीं। तो अभी अभी हमने क्या पढ़ा, पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और नेगेटिव में एंटर होती है। अब पॉजिटिव है कोई और तो है नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, यहाँ जाएंगी, यानी स्टार्ट तो होंगी पर कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी तक। भैया दूसरा नेगेटिव है ही नहीं, तो ऐसा मत समझ लेना कि पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में ही जाएंगी, क्लोज्ड लूप नहीं बनता। अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हैं तो ऐसा देखा जाता है कि पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव में घुस रही है, इसलिए बोल देते हैं पॉजिटिव से निकली नेगेटिव में गई। लेकिन मान लो नेगेटिव नहीं है, अकेला पॉजिटिव है, तो कैसे निकलेंगी, 1 2 3 4 सारी निकलेंगी, कहाँ जाएंगी, इन्फिनिटी तक। कहाँ निकलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, इन्फिनिटी। मान लो पॉजिटिव नहीं है नेगेटिव है, सारी की सारी लाइन कहाँ आएंगी, एक ही जगह। तो कोई क्लोज्ड लूप नहीं बन रहा, इन्फिनिटी से आ रही हैं
नेगेटिव चार्ज में एंटर हो रही हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी याद रहेगी कि द लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट एट पॉजिटिव चार्ज एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज, बट दे कैन नॉट फॉर्म क्लोज्ड लूप। वो क्लोज्ड लूप नहीं बनाती हैं। अगर वहां पर एक चार्ज है तो लाइन ऑफ फोर्स विल स्टार्ट, लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट होगी और इन्फिनिटी पर एंड होगी। ठीक है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। कोई भी डाउट हो मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। तो हमारे पास अभी दो प्रॉपर्टी हो गई। ठीक है, इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की दो प्रॉपर्टी होगी, नंबर 1 नंबर 2। आगे बढ़ते हैं नंबर 3। द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ये वाली बात हम पहले भी कर चुके थे कि किसी भी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, अगर आप उसको निकालना चाहते हो तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर दो। उस टेंजेंट की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की उस पॉइंट पर। कहानी समझ में आई? देखो बताया था डायग्राम से। ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कर्व, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कर्व है। किसी ने बोला भैया पॉइंट पी पर हमें चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो। जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होगी उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। पॉइंट क्यू की बात कर लेते हैं। पॉइंट क्यू पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वही डायरेक्शन होगी जो पॉइंट क्यू पर टेंजेंट ड्रॉ की गई है, जिस डायरेक्शन में यहां पर की गई है। बिल्कुल क्रिस्टल के लिए तो वही बोला है, द टेंजेंट टू अ लाइन ऑफ फोर्स एट एनी पॉइंट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। ओके नेक्स्ट, नो टू लाइन ऑफ फोर्स कैन क्रॉस ईच अदर। यानी कहने का मतलब है कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या कोई भी दो लाइन ऑफ फोर्स एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे किसी ने बोला भैया ये भी एक लाइन ऑफ फोर्स है और भाई ये भी लाइन ऑफ फोर्स है और ये इंटरसेक्ट कर गई हैं। ये क्या कर गई हैं? इंटरसेक्ट कर गई हैं पॉइंट पी पर। तो मेरे भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, वो बात गलत है। दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या दो लाइन ऑफ फोर्स इंटरसेक्ट या क्रॉस कर ही नहीं सकती। अब आपके मन में आएगा कि सर ऐसा कैसे आप बोल रहे हो क्रॉस नहीं कर सकती, कोई रीजन होगा। अब एक बात बताओ, अभी अभी क्या पढ़ा, अभी अभी इससे पहले वाला पॉइंट क्या पढ़ा कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए तो उस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, और जिस डायरेक्शन में टेंजेंट होती है वही उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। अब मान लो ये एक पॉइंट है, ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन E1 मान लेता हूं, इसे E2 मान लेता हूं। ध्यान से समझना, ये वाली E1 मान ली, ये वाली E2 मान ली। अब किसी ने बोला भैया E1 का इस पॉइंट पर डायरेक्शन होगा ये वाला, क्योंकि टेंजेंट तो उधर जाएगी, और भैया E2 वाला बोलेगा इस पॉइंट पर ये होगा। अब किसको सही मानूं? इस पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो भाई इधर जा रही है E1 की तरफ, और इसी पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो किधर जा रही है E2 की तरफ। और मैथ्स ने हमसे बोला है कि किसी भी पॉइंट पर कर्व के किसी भी पॉइंट पर दो टेंजेंट हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो ना मेरे भाई? किसी भी पॉइंट पर दो टेंजेंट हो ही नहीं सकती। तो अब दो टेंजेंट हो ही नहीं सकती तो मैथ तो पूरा गलत होगा नहीं। तो भाई यही बात गलत है, क्योंकि मैथ्स में साफ साफ क्लियर है कि किसी भी पॉइंट पर कर्व के सिर्फ और सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ की जा सकती है। तो यानी कि इसमें से मैथ गलत नहीं है, ये दोनों गलत है। यानी ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है कि E1 E2 ने एक दूसरे को क्रॉस किया हो, गलत डायग्राम बना दिया। E1 E2 में एक दूसरे को क्रॉस नहीं किया, ये डायग्राम ही गलत है। क्योंकि रीजन में बस इतना बोलना है कि एक ही पॉइंट पर दो टेंजेंट ड्रॉ नहीं हो सकती। अगर ये दोनों सच में क्रॉस कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो इस बात का मीनिंग है कि पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है और इसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो है। कैसे हो जाएगा? समझ में आई बात? तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या द लाइन ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर। बिल्कुल क्लियर है? ठीक है, आगे इन्होंने रीजन भी लिख दिया। इफ द लाइन ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल टू द कंडक्टर द कंपोनेंट, सॉरी फोर्थ वाले की नहीं, फिफ्थ वाले का रीजन है वो। फोर्थ वाला क्लियर हो गया बिल्कुल अच्छे से कि कोई भी दो लाइन ऑफ फोर्स या दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस नहीं करती हैं। नेक्स्ट फिफ्थ वाला, द लाइन ऑफ फोर्स आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। जो लाइन ऑफ फोर्स होती हैं या जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो किसी भी कंडक्टर के नॉर्मल होती हैं, यानी ये कंडक्टर इसके नॉर्मल बाहर की तरफ निकलेंगी। ठीक है,
ऑन विच द चार्ज आर इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं, किसी भी कंडक्टर के परपेंडिकुलर होती हैं। ओके, अब इसका रीजन पूछ लेते हैं कि भाई ऐसा क्यों है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर। तो रीजन में क्या बोला है, इफ द लाइन ऑफ फोर्स आर नॉट नॉर्मल, अगर लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मल नहीं है किसके, कंडक्टर के सरफेस के, द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड ई पैरेलल टू द सरफेस, जो कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का किसके पैरेलल, सरफेस के पैरेलल, वुड कॉज द इलेक्ट्रॉन टू मूव एंड वुड सेट अप अ करंट ऑन द सरफेस। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंपोनेंट होगा पैरेलल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कंपोनेंट होगा पैरेलल टू द सरफेस, वो क्या करेगा, वुड सेट अप अ करंट ऑन द सरफेस बट नो करंट फ्लो इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। देखो ध्यान दो, समझते हैं। मान लो ये कंडक्टर है, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है यानी कि पूरा का पूरा इधर जा रहा है। अब ध्यान से समझना, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर ना होके किसी एक एंगल पर है, ठीक है। ये कंडक्टर है, इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन किसी एंगल पर है, ध्यान से समझ में आ रहा है ना, इस पे क्या है, किसी एक एंगल पे। अब एक बात बताओ, अगर एंगल पे, तो अभी हमने पढ़ा था कि कोई भी वेक्टर अगर फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड हम सब जानते हैं कि वेक्टर फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो किसी भी वेक्टर के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। हाँ कि ना, ऐसे समझो ना कि मान लो ये कंडक्टर है, ये एक, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे परपेंडिकुलर है, ई परपेंडिकुलर नहीं बोलूंगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी एक एंगल पर थीटा। क्लियर है ना, ये कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, किसी एक एंगल पर है। तो होगा क्या कि इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है, एक तो ये हो जाएगा वर्टिकल और एक हो जाएगा ये हॉरिजॉन्टल। तो वही बात बनाई गई है, देखो ध्यान समझ लो, कंडक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है, तो दो कंपोनेंट हो गए, एक ऊपर की तरफ एक इसकी तरफ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा, इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो फोर्स लगाएगा आगे चलने को, फोर्स लगाएगा नहीं लगाएगा, अगर फोर्स लगाएगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो इसमें करंट आ जाएगा कंडक्टर में। तो वही वो कह रहा है कि इफ द लाइन ऑफ फोर्स नॉट नॉर्मल, अगर लाइन ऑफ फोर्स नॉर्मल नहीं होंगी, द कंडक्टर द कंपोनेंट ऑफ द फील्ड ई, जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई का कंपोनेंट है, कौन सा वाला, वर्टिकल वाला नहीं, उससे दिक्कत नहीं है, जो हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट है वो क्या करेगा, वुड कॉज द इलेक्ट्रॉन टू मूव, वो ये वाला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इलेक्ट्रॉन को मूव कराने की कोशिश करेगा एंड सेट अप अ करंट ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, और करंट सेटअप कर देगा, बट नो करंट फ्लो इन द इक्विलिब्रियम कंडीशन। हमने देखा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करता, यानी कंक्लूजन ये निकला कि जो कंडक्टर होता है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन परपेंडिकुलर होती है। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है मेरे भाई, कोई भी डाउट यहाँ तक, कमेंट खुला हुआ है, कमेंट सेक्शन, कमेंट करके बताना। नेक्स्ट 6th पॉइंट, द लाइन ऑफ फोर्स हैव टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट लेंथ वाइज। लाइन ऑफ फोर्स जो होती है उनमें एक टेंडेंसी होती है कि वो लेंथ वाइज कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, ये बात क्यों बोल रहे हैं, ये इशारा कर रहा है किसी एक प्रॉपर्टी की तरफ, ध्यान से समझना। अब मान लो एक प्लस क्यू चार्ज है, एक माइनस क्यू चार्ज है, पॉजिटिव नेगेटिव क्या करते हैं मेरे भाई, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, क्या करते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं। तो जब जो चीज अट्रैक्ट करेगी तो लेंथ क्या होगी, कॉन्ट्रास्ट होगी, नहीं होगी, क्या बोलेंगे, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। तो इसीलिए बोला एक एंड पे क्या है पॉजिटिव, एक एंड पे नेगेटिव, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है। तो आगे इन्होंने बोल दिया दिस एक्सप्लेन द अट्रैक्शन बिटवीन द टू अनलाइक चार्जेस। ये एक्सप्लेन कर रहा है कि अगर दो अनलाइक चार्जेस है, अनलाइक चार्जेस मीन्स एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो क्या करेंगे, वो अट्रैक्ट करेंगे, जब अट्रैक्ट करेंगे तो लेंथ क्या होगी, कॉन्ट्रैक्ट होगी। क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, द लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली, कि जो लाइन ऑफ फोर्स होता है उनमें टेंडेंसी होती है लेटरली एक्सपेंड करने की। तो ये किसको डिनोट करेगा, लेटरली एक्सपेंड। मान लो एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, भैया रिपेल करेगा, एक्सपेंड हो रहा है, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव एक्सपेंड हो रहा है, क्या लग रही है, रिपल्सिव फोर्स लग रही है। तो वही बोला है कि द लाइन ऑफ फोर्स ऑफ टेंडेंसी टू एक्सपेंड लेटरली सो एज टू exert a lateral pressure on the neighboring line of force, this explain repulsion between the two similar charges। और ये किसको एक्सप्लेन कर रहा है, ये एक्सप्लेन कर रहा है रिपल्सन बिटवीन टू सिमिलर चार्जेस, यानी एक पॉजिटिव दूसरा पॉजिटिव, एक नेगेटिव दूसरा नेगेटिव। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। अगर आपको नोट डाउन करना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं इसकी पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप सीधा नोट डाउन कर सकते हो। चाहो तो साथ के साथ कर लो नोट डाउन, वरना आप टाइम सेव करने के लिए आप सीधा मैं लिंक दे दूंगा, वहां आप क्या करना कि सीधा पीडीएफ में से
नोट्स बना लेना। ठीक है भाई, आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8th प्रॉपर्टी, द रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द लाइन ऑफ फोर्स gives a measure of the strength of the electric field at any region। यानी जो क्लोजनेस होती है, जो क्लोजनेस होती है लाइन ऑफ फोर्स की या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की, वो हमें हेल्प करती है बताने में कि इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड मजबूत है, स्ट्रेंथ ज्यादा है या कम है। क्लियर है? द लाइन ऑफ फोर्सेस आर, तो कैसी हो सकती है? इफ द लाइन ऑफ फोर्स आर क्लोज टुगेदर इन अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, अगर लाइन ऑफ फोर्स क्लोज है तो माना जाता है स्ट्रॉन्ग फील्ड है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है जब क्लोज होती है लाइन। ठीक है, जैसे पास पास है लाइन, कितनी है? पास पास है, तो इस रीजन में क्या बोला जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है। बिल्कुल क्लियर है। ओके नेक्स्ट, फार अपार्ट इन अ वीक फील्ड, अगर दूर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, अगर किसी एक एरिया में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूर दूर है तो माना जाता है वहां पर वीक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एज कंपेयर टू जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास पास है। क्लियर है? नेक्स्ट बोला गया है पैरेलल एंड इक्वली स्पेस्ड इन ए यूनिफॉर्म फील्ड, अगर पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, कैसी फील्ड लाइन है? पैरेलल है और इक्वली स्पेस्ड है। इक्वली स्पेस्ड मतलब सेम दूरी पर है, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कहने का मतलब है, मान लो किसी ने ऐसे बनाया, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, इन सारी लाइन पैरेलल है और सारी की सारी लाइन के बीच में इक्वल डिस्टेंस है, तो हम कहेंगे ये कैसा है हमारा? ये है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है मेरे भाई? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो क्लियर है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्लोजर होती हैं, वीक इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूर होती है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ना तो दूर होती ना पास होती, पैरेलल और इक्वी डिस्टेंस, पैरेलल इक्वी डिस्टेंस, पैरेलल इक्वी डिस्टेंस। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। तो ये थी आपकी 8th प्रॉपर्टी। ओके, तो ये हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की प्रॉपर्टीज। लास्ट प्रॉपर्टी अपन की 9th, द लाइन ऑफ फोर्स डू नॉट पास थ्रू अ कंडक्टर, जो लाइन ऑफ फोर्स होती हैं या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो कंडक्टर्स में होके पास नहीं करती हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो, यानी इस बात को याद रखना कि किसी भी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। अगर कोई कंडक्टर है, इसके बाहर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा किसी भी पॉइंट पे, इसके बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर होगा, उसकी डायरेक्शन भी होगी, लेकिन कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज कंडक्टर इज जीरो। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की या इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स की। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी। 12th क्लास का जो ये चैप्टर है ना, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, इस पर लगभग 15-16 वीडियो आ चुकी है मेरे भाई, पूरी प्ले लिस्ट है। अगर आपको पूरा फिजिक्स पढ़ना है ना भाई, एक भी टॉपिक स्किप नहीं किया हुआ है, समझ रहे हो ना, एक भी टॉपिक वो स्किप नहीं किया हुआ है, आपको स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक्स मिलेंगे। एक बार आप प्ले लिस्ट में जाकर देखो, आप क्लास 12th की फिजिक्स की प्ले लिस्ट में जाकर देखो, आपको पहला चैप्टर पूरा स्टेप बाय स्टेप मिलेगा और लगभग 3-4 टॉपिक बचे हुए हैं। हमारा जो ये चैप्टर है ना, फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, बिल्कुल कंप्लीट होने वाला है और हमने सब कुछ किया है इसमें। क्लियर है? तो आई होप आपको वीडियो थोड़ी ठीक लगी होगी। किसी भी तरह का आपको फीडबैक देना हो, सजेशन देना हो, अप्रिशिएट करना हो या कुछ नेगेटिव चीज बतानी हो कि नहीं भाई ये कुछ प्रॉब्लम है या कुछ कमी है, भाई आपका मोस्ट वेलकम है कमेंट सेक्शन में, कमेंट करके जरूर जाएं। क्लियर है? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।